जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। और मैं आप सभी को पार्ट वन वीडियो में यहाँ तक लगभग वर्गीकरण मतलब प्रथम जेनरिक नाम जो कि आप सभी को बता दिया था कि इसमें कौन कौन से प्राणी आते हैं, है ना। उनके नाम एवं उनके संबंध में पूरा डिटेल्स में अच्छे तरीके से चर्चा किए हैं, है ना। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पार्ट वन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उनको देख लीजिएगा। वो एक महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और पार्ट टू वीडियो में आज मैं पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा इस चैप्टर को। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का रहने वाला है। और पहले इस चैप्टर का, इसी चैप्टर का एमसीक्यू और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वो सभी को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, है ना। और इस चैनल में आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले पूरे साल भर, ठीक है। पूरे साल भर आप सभी को पूरा बेनिफिट्स होने वाला है, पूरा एक साल, है ना। आप जब इलेवन में है आप, तो 12 तक आपको साथ देगा। और 12 से आप पूरा मतलब क्या बोलते हैं, इंटर अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 10th वाले हैं तो 10th वाले भी आप लोगों के लिए भी इस चैनल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और पूरा चैप्टर वाइज आप सभी को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ कर के आप 500 में से अच्छा खासा नंबर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 475 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि 95% आप आराम से यहाँ से इस चैनल से पढ़ करके आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। 95 से भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पूरे साल भर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जंतु का नाम, ठीक है। जंतु का नाम में क्या है, मेढक। मेढक में क्या आ जाता है, वंश का नाम में ये राणा वंश के हैं, ठीक है। मेढक जो है वो जाति में कौन से आते हैं, तो जो मेढक होता है वो वंश में राणा वंश के होते हैं। और वो जाति में आता है ट्रिगना, ठीक है। ट्रिगना वंश क्या मतलब ट्रिगना जाति के आते हैं, ठीक है। बिल्ली जो आता है वो फेलिस फेलिस वर्ग के वंश के आते हैं। और जो जाति होता है वो होता है डोमेस्टिक्स जाति, ठीक है। डोमेस्टिक्स जाति हो जाता है चूहा। चूहा जो होता है उसको इंग्लिश में आप रैट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल उसको वंश में क्या रैट्स बोल दीजिएगा, ठीक है। RATT होता है रैट, तो उसी में आप डबल टी लगा दीजिएगा और US लगा दीजिएगा, रैटस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रैटस, और इसमें भी रैटस हो जाएगा, ठीक है, जाति के नाम में भी। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है शेर। शेर का जो वंश का नाम होता है वो फेलिस वर्ग के होते हैं, फेलिस वंश के होते हैं। और जो जाति वो कौन सी जाति में आता है, तो लियो जाति में, ठीक है। एलियो, लियो फिल्म तो आप देखे ही होंगे, तो उसी प्रकार से आप लियो शेर शेर इस प्रकार से, ठीक है, याद रखिएगा। शेर जो होता है वो लियो वर्ग में आता है, ठीक है ना। उस मूवी का जो हीरो है उसको आप शेर जैसा देखिएगा तो आपको याद होगा कि हाँ, लियो जो फिल्म है उसमें शेर का रोल है, तो जाति वो कौन सा हो जाएगा, तो लियो हो जाएगा, शेर का जाति, है ना। और फेलिस, है ना। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, है ना। और दूसरा जो है जंतु का नाम है चीता। चीता जो आता है वो भी फेलिस वर्ग में ही आते हैं, फेलिस वंश में ही आते हैं। बट जो इसका जो जाति का नाम होता है वो ट्रिगिस होता है, ट्रिगिस जाति के होते हैं जो चीता होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है मनुष्य। मनुष्य का जो नाम होता है ये बेसिकली पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। मनुष्य का है कि ये साधारण हम ही लोगों का है, और इसका वंश और जाति आराम से पूछा पूछा जाने लायक होता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका जो वंश होता है वो होमो होता है, और जाति का जो नाम होता है वो सेपियंस होता है, मतलब कुल मिला के होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक है। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट करते चलिएगा तो बेहतर रहेगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आते रहेगा चीजों को, ठीक है, बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट का हम लोग का जो टॉपिक है वो द्विनाम पद्धति के अंतरराष्ट्रीय नियम, इसके बारे में जानेंगे। द्विनाम पद्धति के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या क्या है, ठीक है। द्विनाम मतलब समझ में ही आ रहा है, क्या जिसका दो दो नाम होना चाहिए वैज्ञानिक तौर पर। वैज्ञानिक लोग क्या करता है कि चलिए हम लोग लिखा उसी को अच्छे से समझा देते हैं कि सभी जंतुओं का जो नाम होता है वो दो शब्दों का होता है, ठीक है ना। नाम का पहला जो शब्द होता है वो वंश और दूसरा जो शब्द होता है वो जाति बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग होमो देख लिए, होमो जो हो गया वो वंश हो गया, और जो सेपियंस हो गया वो जाति हो गया। इस प्रकार से होमो सेपियंस हो गया पूरा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि नाम का पहला शब्द, ठीक है, नाम का जो पहला शब्द है वो वंश कहलाता है, और जो दूसरा होता है वो जाति कहलाता है, ठीक है। वंश एवं जाति, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सभी देखो ये जो इंपॉर्टेंट एक लाइन है, ठीक है, इसीलिए इसको डार्क किया गया है कि सभी नाम जो होता है वो अंग्रेजी में ही होता है, ठीक है, कोई भी हिंदी में नहीं। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही आपको सारा चीज अवेलेबल होती है, ठीक है। आप अगर एक्स्ट्रा हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल तथा जाति का नाम छोटा अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जैसे देख सकते हैं होमो, है ना, होमो सेपियंस। नहीं तो देखिए एक मिनट, नाम का जो पहला अक्षर होता है ना वंश का नाम का, वो जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल होमो होता है, बट जो सेपियंस होता है वो स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है।
स्मॉल लेटर से ही मतलब छोटा सा लेटर से ही शुरुआत होता है जो जाति होता है, ठीक है। जैसे यही पास मैं बता दूं, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास जो चीता में जो फेलिस है वो वंश बता रहा है, और उसका जो कैपिटल में एफ लिखा है, ठीक है। और जो लेकिन ट्रिगिस जो है वो जाति में आता है, और जाति का पहला अक्षर जो लिखा है वो स्मॉल लेटर में, ठीक है, लिखा है। और उसी को ये बता रहा है कि जो जाति में है तो उसको उसका जो अक्षर शुरू हो रहा है उसको स्मॉल लेटर में, और जो पहला जो होता है कैपिटल लेटर में, यानी कि वंश का पहला नाम जो होता है वो अक्षर होता है कैपिटल लेटर में, ठीक है। वही बता रहा है। जंतुओं का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछी अक्षर में, जंतु का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको तिरछी अक्षर में, यानी कि देखो इस प्रकार से लिखेगा, जैसे होमो, मतलब इटालियन इटैलिक्स टाइप का जो होता है ना, इटैलिक्स टाइप का आपका कीबोर्ड में भी ऐसा ऑप्शंस दे देता है, ठीक है। तो इटैलिक्स आप सब समझते होंगे, ठीक है, टेढ़ा तरफ तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, उस तरीके से छपा होता है, और तिरछी लाइन खींच दिया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जीवों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है। तो वर्गीकरण के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, यानी स्वीडन का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। ये जो स्पेलिंग है ना, ये सही है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस यानी कि उन्होंने अपने पुस्तक इस्तेमा नेचुरी, है ना, सिस्टमा नेचुरी, जो इस्तेमा नेचुरी जो है वो बेसिकली जीवों के बारे में उसमें लिखा होता है, एक प्रकार का एक पुस्तक होता है, ठीक है। और स्वीडन का एक वैज्ञानिक थे जिसने जिसका प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे स्वीडन का, ठीक है, उसका नाम थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। और उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी सिस्टमा नेचुरी जो कि जीवों के वैज्ञानिक और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के व्याख्या किया है, ठीक है, इन्होंने ही किया है। तो उसका नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि कैरोलस लिनियस, बस। और वो कहाँ के रहने वाले थे, सूडान के, ठीक है। और उनका पुस्तक का नाम क्या था, तो सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, बस याद रखना, इतना हो गया, बस बस इतना याद रखने से हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या पिता माना जाता है, ठीक है। अगर पूछ लिया कि वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक और पिता किसको माना जाता है, तो कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या पिता माना जाता है, ठीक है। उन्हीं ने मतलब उन्हीं के द्वारा यह खोज किया गया था, ठीक है, संस्थापक उसको कहा जाता है। वर्गीकरण की इकाइयां, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है, वर्गीकरण की इकाइयां। कैरोलस लिनियस ने जाति यानी कि स्पीसीज जिसको बोलते हैं, जीनस यानी कि इंग्लिश में उसी को जीनस भी कहते हैं, कुल यानी कि फैमिली, ठीक है, और गण यानी कि ऑर्डर, वर्ग यानी कि क्लास, संघ यानी कि पाइलम, ठीक है, पाइलन नामक 6 इकाई में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, कौन, कैरोलस लिनियस, ठीक है, यानी कि 6 वर्गों में उसको बांटा है, ठीक है। उन्होंने समान दिखने वाली जंतुओं को जाति में रखा तथा समान गुणों वाले सभी जातियों को एक जीनस में रखा। जो समान दिखने वाली जो जंतुएं होती है, जिसको बोल सकते हैं, देखो किसी भी जंतु जो कि समान दिखता है उसको जाति में रखा है। जैसे यहाँ पास अगर देखें, समान दिखने वाले जंतु को जाति में रखा है, ठीक है, मतलब इक्वल दिखने वाला। जैसे यहाँ पास अगर देखें, जो बिल्ली समुदाय का होगा वो क्या, फेलिस, मतलब जो बिल्ली होगा, देखो बिल्ली समुदाय का शेर को भी बोला जाता है कि वो कैट फैमिली के है, ऐसा कहा जाता है ना। तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि जो शेर है वो बिल्ली के ही प्रजाति में, यानी कि वंश जो होता है वो बिल्ली का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि शेर जो है वो इसी के वंश के हैं, तो यही दोनों का जो वंश होगा वो सेम होगा, यानी कि फेलिस और फेलिस। जो चीता होता है वो भी बिल्ली के ही प्रजाति के होते हैं, तो वो भी फेलिस कहलाता है, ठीक है, वही कहा जा रहा है ना। एक मिनट, वही कहा जा रहा है कि 6 इकाई में उसको बांटा है, समान दिखने वाले समान गुणों की जातियों को एक जीनस में रखा है, तो वही हो गया जीनस, ठीक है, मतलब क्या, वंश हो गया, ठीक है, एक ही वंश में रखा है। संबंधित जीनस को मिल करके जीनस को मिल करके क्या, कुल का निर्माण हो रहा है, और समानता प्रदर्शित करने वाली सभी कुलों को एक गण में, ठीक है। और जितना भी जो समान दिखने वाली प्रदर्शित करता है, समान जैसा नेचर होता है दोनों का, तो उनको एक कुल एवं एक गण में उसको रखा गया है, ठीक है। और गण जो होता है, बहुत सारे जो गण होता है उनको मिला करके क्या, वर्ग समुदाय में रखा गया है, तथा वर्ग को एक संघ में बांटा गया है, ठीक है, वर्ग को एक संघ में बांटा है। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था आप सब पढ़े ही होंगे, क्लास 10th में था, तो वो सबसे हेड होता है, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पास भी कि संघ, ठीक है, सभी वर्गों को मिला करके, ठीक है, संघ का निर्माण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली वो क्या होता है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है, तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों, यानी कि जंतु जगत व पादप जगत में बांटा गया है। यानी कि देखो अरस्तु जो एक वैज्ञानिक थे, वो भी वही स्वीडन के ही वैज्ञानिक थे, बल्कि
है ना, वो बाहर कंट्री के ही वैज्ञानिक थे, वो भारत। देखो अरस्तु जो थे वो जीवों को दो जगत में बांटा गया था। जैसे एक था जंतु जगत और एक था पादप जगत, ठीक है। ठीक है, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अरस्तु जो जी थे, उन्होंने दो समूहों में जीवों को बांटा था, है ना, अरस्तु जी। यानी कि वो बाहर के कंट्री के थे, है ना, यूनान ये सब जगह के थे, ठीक है। उन्होंने जो जंतु जगत और पादप जगत दो वर्गों में बांटे गए थे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं उनके बारे में कि जंतु जगत क्या होता है और पादप जगत क्या होता है, ठीक है। तो जंतु जगत क्या होता है कि एक बहुकोशिकीय जंतु वह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया है। जंतु जगत में कैसे कैसे जंतुओं को रखा गया है, तो बहुकोशिकीय, जिसका जो कोशिकीय होता है। देखो बहुकोशिकीय मतलब क्या है, जो बहुत सारे कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, जैसे मनुष्य, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जैसे अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इस प्रकार का जो जीव होते हैं वो एक एकल कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ को रखा गया और ये भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना भोजन जो होता है वो स्वयं ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो अमीबा होता है, यानी कि एकल कोशिकीय जो जीव होता है, वो कुटपाद द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। उनका हाथ पैर विशेष अंग नहीं होता है, और इसके इनके गमन के लिए किसी भी प्रकार का अंग अवश्य ही होते हैं, ठीक है। इनका कोई जो गमन करता है उनके लिए कोई विशिष्ट अंग होता जरूर है, बट अमीबा के लिए यह संभव नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा बस मिस्टेक है, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो एकल कोशिकीय जीव के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं है उसको गमन करने के लिए, बट बहुकोशिकीय जीव के लिए बहुत मतलब आवश्यक अंग होते हैं गमन करने के लिए, ठीक है। अन्य सभी जीवों को, जैसे हरे पादप, मांस तथा बहुकोशिकीय समुद्री घास पात, मशरूम, लाइकेन, कवक तथा बैक्टीरिया आदि को पादप जगत में रखा गया है ना। जितना भी पेड़ पौधा जाति है ना, जैसे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बहुकोशिकीय जैसे समुद्री घास पात, मशरूम हो गया, लाइकेन हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना। इस प्रकार का जो जगत हो, इस प्रकार के जो थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे जंतुएं होती है उनको पादप जगत में रखा गया है, ठीक है। पेड़ पौधा से जितना भी संबंधित होता है उनको पादप जगत में ही रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, तो द्विजगत वर्गीकरण की कमियां। अब द्विजगत जो बांटे गए हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं, अरस्तु द्वारा जो बांटा गया है, ठीक है। तो उनमें क्या क्या कमियां हैं, तो पहला कमी है कि इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया है। इस वर्गीकरण में यानी कि इसको अलग अलग जो कैटेगरी में बांटा गया है, इसको दो कैटेगरी में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दो जीवों में एक साथ रखा गया है, ठीक है। और इस वर्गीकरण में क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक साथ रखा गया। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, तो उसके बारे में हम लोग नीचे अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी मतलब पादप वर्ग, यानी कि जो पादप जगत में जो बांटा है उनको, उनकी बात कह रहे हैं, और अप्रकाश संश्लेषी मतलब जो जंतु जगत के हैं, ठीक है। और हरे पादप वह कवकों को एक साथ रखा गया है। जो हरा पादप एवं जो जो कवक होते हैं उनको भी, है ना, हरे पादप जो होता है वो पादप जगत के ही होते हैं। और जो पादप मतलब देखो जो पेड़ पौधे ये सब जो आ जाता है, घास पात ये सब जो आ जाते हैं वो पादप जगत के ही होते हैं, बट जो कवक होते हैं वो सभी जंतु जगत यानी कि जीव जगत के ही अंश होते हैं, ठीक है। जीवों को पांच जगत व वर्गीकरण 1969 यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ये एक नया टॉपिक हो जाता है। दो जगत वाले वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए जीवों का पांच जगत वाला वर्गीकरण, ठीक है, शुरू किया गया है। देखो जो दो जीव होता है उसको वर्गीकरण की जो बहुत सारा कमियां होता है, जिस कारण से उनको दूर करने के लिए पांच फिर से वर्गीकृत किया गया है, समूहों को वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जैसे आर एच विटेकर जी ने कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि लक्षणों के आधार पर जीवों को निम्न जगत में विभाजित किया है। अब देखते हैं कौन कौन से जगत में उनको विभाजित किया गया। आर क्या है, आर एच विटेकर जी ने, ठीक है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, और पादप और प्लांटी, कवक, है ना, एक मिनट, कवक हो गया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी, ठीक है। उसके बाद जंतु और एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा को मोनेरा ही बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही बोलते हैं, पादप व प्लांटी यानी कि प्लांट्स बोलते हैं, प्लांटस, प्लांटी, प्लांटस प्लांटी ही बोलते हैं, और कवक को फंगी बोलते हैं, जंतु और एनिमेलिया को एनिमेलिया ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो कोशिका सेल, और ये जो होता है यह जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका के बारे में छोटा सा एक मैं
डेफिनेशन तैयार किया हूँ कि जो जीव होता है, कोशिका जो होता है वो जीवन का एक क्रियात्मक, है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक, है ना, सेल जो होता है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है, जीवन के लिए। इसका डिस्कवरी जो किया है उन्होंने, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ही कोशिका का खोज लगाया। इसके बारे में आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक है, उनका खोजकर्ता कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सेल, अब सेल के कितने टाइप्स होते हैं, तो केंद्रक की संरचना के आधार पर सेल के 2 टाइप होते हैं। यानी कि अगर केंद्रक का, अगर केंद्रक मतलब क्या होता है, जो कि एकदम क्या केंद्र में स्थित होता है, यानी कि पूरा सेंटर में जो स्थित होता है, ठीक है, ये हमारा कोशिका हो गया और इसका केंद्रक ये वाला हो गया। कोशिका थोड़ा सा इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, गोल नहीं बनते हैं। एक मिनट, कोशिका इस प्रकार से बनते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आकृति के बनते हैं, और ये हो गया हमारा केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है, इसको 2 शेल होता है, 2 प्रकार के सेल इसमें पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, यही सेल में मौजूद होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना, सेल जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एंड यूकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक होता है वो एकल कोशिकीय होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है वो एकल कोशिकीय के साथ में बहुकोशिकीय भी होता है। यानी कि हमारे जो बॉडी होता है उनके, हमारे बॉडी में भी यह कोशिकीय पाए जा सकते, पाए ही जाते, ठीक है। ये दोनों में, दोनों कोशिकीय में पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है वो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया व मोनेरा जगत शामिल है, और इसमें आ जाता है कवक, पादप, जंतु जगत और शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग भी शामिल होते हैं, पादप वर्ग भी शामिल होते हैं और कवक वर्ग भी, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें केंद्र के स्थान पर निम्न डीएनए पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, ठीक है, जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक का मतलब क्या है, मतलब देखो, उसमें जो केंद्रक पाया जाता है उसको अच्छे तरीके से, है ना, उसको अच्छे तरीके से सुविकसित किया जाता है, ठीक है। उसका जो केंद्रक होता है वो अलग होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के विपरीत होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका सिंगल डीएनए होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकीय होता है, ठीक है, उनका डबल डीएनए होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आईओएस राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 7s एंड 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम उसमें पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषित होता है, प्रोटीन जो होता है उसका संश्लेषित होता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है यूकैरियोटिक को, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक मिनट, इसमें जो होता है ये श्वसन की क्रिया, यानी कि मीसोसोम में होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कोशिका होता है वो ऊर्जा घर भी उसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है। श्वसन की जो क्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि वो कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रोमेस्फोर में होता है, और प्रकाश संश्लेषण इसमें, यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं में हरित लवक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो 8 नंबर का है डिफरेंस वो है गोल्जी काय जो होता है, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, किसमें, ये प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और इसमें गोल्जी बॉडी भी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लवक वह माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें इसमें किसमें, है ना, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या, इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में। फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है स्मूथ ER2 और रफ ER, ठीक है। चैप्टर 3 वनस्पत जगत, ये कुछ नहीं है, ठीक है, आप सबको पढ़ना है चैप्टर 3 वनस्पति जगत, गलती से मिसप्रिंट हो गया, ठीक। प्रकाश संश्लेषण जिसको आप
पहले बहुत बहुत ज्यादा पहले से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो ये सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और जल, है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग पौधा, है ना, हरा भरा जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और जल की उपज, जल जो होता है वो जड़ों से वो लोग लेकर, है ना, खाना तैयार करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका सूत्र हो जाता है ये C6H12O6, ठीक है। ये भोजन का तैयार करता है, इसी को हम लोग, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ये वाला उसका प्रक्रिया का एक प्रकार का समीकरण है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके अच्छे से, ठीक है। पेड़ पौधे में भोजन बनने की जो क्रिया होता है उसको प्रकाश संश्लेषण, एक शॉर्ट डेफिनेशन है। निम्न शब्दों में परिभाषा, ठीक है। संघ, संघ क्या होता है इसके बारे में मैं पहले बता दिया था कि आपको लास्ट में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। संघ, कुल, ये सब सब कुछ आपको अच्छे से डेफिनेशन वाइज बता देता हूँ। पाइलम क्या होता है, यानी कि संघ क्या होता है? ऐसे गुण जो आपस में क्या होता है, समानता रखता है। ऐसा जो गुण होता है जिसमें सब में समान होता है, ठीक है, समान गुण वाला होता है, ठीक है, उनके उन्हें एक संघ में रखा जाता है। उनको क्या होता है, उनको, जैसे ये शेर हो गया, शेर जो हो गया उसका जो संघ हो गया ना, वो कौन से संघ में आता है, कौन सा प्रजाति में आता है, तो वो आता है ना, कैट, कैट के फैमिली में आता है, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली के समुदाय के, मतलब उसी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनको एक ही संघ में रखा जाता है ना। उदाहरण के लिए कैसेरुकी, कैसेरुकी में एक संघ है, ठीक है। उभयचर मत्स्य और सरीसृप में, ठीक है। उभयचर जो पानी में भी रह सकता है, ठीक है, और जल में भी। मत्स्य यानी कि जो केवल और केवल जल में पाया जाता है। सरीसृप यानी कि वही सांप, ये सब, है ना, वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि वर्ग, वर्ग यानी कि क्लास, ठीक है। देखो, समान गुण वाले एक ही वर्ग में होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए स्तनधारियों में शेर, ठीक है, बिल्ली आदि को बंदर व गोरिल्ला के साथ रखा जाता है, ठीक है। मतलब वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या, एक ही कैटेगरी में, मतलब एक ही संघ में, जैसे आपको उदाहरण दिया था कि शेर और बिल्ली, ठीक है, उन दोनों के साथ, और यहाँ पर बंदर और गोरिल्ला, ठीक है, एक ही प्रजाति के। और कुल, कुल में क्या होता है, फैमिली में, कि एक ऐसा समूह जहां सभी समान गुणों वाले वंश को रखा जाता है, ठीक है, जिसमें सभी समान गुणों वाले वंश को रखा जाता है उसको कुल कहा जाता है। जैसे आलू, टमाटर, वह बैगन, जो सभी क्या होता है, सब्जियों में ही आते हैं, ठीक है, समान गुण है, ठीक है। कुल मतलब देखो फैमिली में ही आता है, यानी कि टमाटर, आलू, ये सब बैगन और ये सब जितने भी चीजें हैं वो सब्जी में ही आते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कुल में रखा गया। समान गुण होता है, इन्हें एक कुल, यानी कि सॉलिसिनी, है ना, सोलेनेसी में रखा गया है, रखा जाता है, सोलेनेसी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का गण, यानी कि ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे कुलों का समूह जिसमें कई गुण समान होते हैं। उदाहरण के लिए मांसभक्षी गण में कुत्ते, ठीक है, मांसभक्षी गण में कुत्ते और बिल्ली और शेर, ठीक है, रखे जाते हैं। जबकि शेर व बिल्ली फिलैडी और कुत्ते कैनोडी कुल के होते हैं, ठीक है, अलग अलग कुल होते हैं, ठीक है। जो बिल्ली और शेर होता है वो फिलॉडी, है ना, कुत्ते जो होता है वो कैनोडी कुल के होते हैं, ठीक है। वंश, अब क्या होता है वंश, जिसको बोलते हैं जीनस। जीनस क्या होता है, तो ऐसी जातियों का समूह जिसमें समान गुण हो और उसका वर्गीकरण में बहुत महत्व हो, वर्गीकरण में बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसको द्विनाम पद्धति में बिना वंश के जाति का नाम नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए मानव का वंश होमो, ठीक है। वंश क्या होता है, जिसमें समान गुण हो, ठीक है, और उसका वर्गीकरण में महत्व हो, ठीक है, उसको वर्गीकृत में रखा गया है, उसका कोई महत्व होता है, ठीक है। जैसे द्विनाम पद्धति के बिना वंश की जाति का नाम नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए मानव का वंश, ठीक है, यानी कि होमो सेपियंस, ठीक है, इस प्रकार से। हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम अब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पादप प्रदेशों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें पादपों को सुखाकर भली भांति दबाकर कागज की सीट पर, है ना, अवलोकन योग्य रूप में, ठीक है, अवलोकन योग्य रूप में परिष्कृत करके व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, उसी को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं, कहलाता है। हर्बेरियम क्या होता है कि पादप प्रदेश में, पादप प्रदेश मतलब देखो जहाँ पेड़ पौधा बहुत ज्यादा होता है, जहाँ मध्य प्रदेश, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा जहाँ पेड़ पौधा होता है, ठीक है, पेड़ पौधा का जिसमें संग्रह होता है, पादप को, है ना, सुखा करके भली भांति दबा करके, ठीक है, उसको कागज का शीट बनाया जाता है। यानी कि देखो पेड़ पौधा से कागज कागज का निर्माण होता है, ठीक है, अवलोकन योग्य के रूप में परिष्कृत करने के लिए, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, उसी को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि पौधों को एकत्रित करने की तिथि, पौधों की स्थानीय नाम, पौधों के वैज्ञानिक नाम, पौधों का कुल, संग्रहकर्ता का नाम, स्थान का नाम जहां पास पौधा लिया गया, ठीक है, उनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग का है कि कोई स्थान का नाम जहां पास पौधा लिया गया है,
विशेष बिंदु, ठीक है। इन सभी के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख हेर्बेरियम, ठीक है। हेर्बेरियम यानी कि बोटेनिकल गार्डन जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन न्यू जिसको बोलते हैं इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है जो, ठीक है। सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय में हेर्बेरियम स्थित होते हैं, ठीक है। ये जगह है कुछ प्रमुख जगह जहां पर हेर्बेरियम पौधा पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पाया जाता है, ठीक है, उस प्रकार के। अब हेर्बेरियम टेक्निक, ठीक है। हेर्बेरियम टेक्निक क्या होता है? तो नमूनों को एकत्र करना, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पेशियंस, है ना, स्पीसीमेंस, ठीक है, विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न क्षेत्रों में संपूर्ण पादप विशेष रूप से पुष्प सहित को एकत्रित करना, ठीक है। अब इसको हेर्बेरियम टेक्निक मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ कैसे हम लोग हेर्बेरियम का, है ना, कुछ पुष्प को इकट्ठा करके कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं हेर्बेरियम, ठीक है। उस प्रकार से उसको बताया गया है कि पादपों को दबाकर वह सुखाकर, यानी कि प्रेसिंग एज ड्राइंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि अखबार के कागजों को फैलाकर और नियंत्रित रूप से अखबार बदलकर पादपों को दबा कर रखना, ठीक है, उससे भी बनाया जा सकता है। और पार्ट 3 में कहा गया है, यानी कि स्टेप 3 में कहा गया है कि पादप का हार्बेरियम शीट पर अवरोपण, यानी कि माउंटेनिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ हार्बेरियम शीट, है ना। हार्बेरियम शीट पर पादप को टेप, गोंद या सुई धागे में आरोपित किया जाता है। पादपों का कवक की कीट से बचाने के लिए उनके मयूर, है ना, मर्क्यूरिक क्लोराइड विलेन डाला जाता है। देखो, हार्बेरियम जो होता है उसमें एक प्रकार का पादप में भी कीट पाया जाता है, यानी कि उसको खराब होने से उनको बचाने के लिए उसमें क्या, मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक रसायन उसमें छिड़काव किया जाता है, एक प्रकार का रसायन होता है, ठीक है। इस प्रकार से कहा गया। उसके बाद चौथा है कि नामकरण, है ना, लेवलिंग। इस प्रकार से हार्बेरियम जो सीट है पर पादप का अवरोपण के बाद सीट को निकालकर कोने पर एक लेबल लगाया जाता है जिस पर पादप संबंधी जानकारी होती है, ठीक है। हार्बेरियम जो शीट्स होता है का संग्रह, स्टोरेज ऑफ हार्बेरियम शीट्स, हार्बेरियम शीट को किन्हीं किसी लकड़ी या फिर स्टील की अलमारी में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। लकड़ी पर या फिर स्टील पर इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है, लकड़ी पर, है ना। कुंजी अथवा चाबी। अब कुंजी अथवा चाबी क्या होता है? जो हम लोग का है कि इसका प्रयोग जो होता है वो होता है समानताओं और असमानताओं पर आधारित हो होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। जैसे कोई जीव, ठीक है, कोई जीव का ही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी प्रयोग जो होता है वो समानताओं और असमानताओं पर आधारित होता है। जैसे पौधों तथा प्राणियों में क्या होता है, पादप वर्ग में आ जाता है पौधे सब और प्राणियों सब आ जाता है जीव जगत में, ठीक है। उसके बाद तो हर एक सबसे पहले अपने शरीर देखेंगे कि इसका शरीर ड्राई है या वेट। अगर ड्राई स्किन नहीं है तो क्या हम मान सकते हैं कि क्या है, स्क्वायर स्क्वेल म्यूडर, ठीक है, स्क्वेला म्यूडर है, ठीक है। लेकिन अगर ड्राई स्किन अगर ड्राई होता है, मतलब स्किन जो होता है उसको पका हुआ अगर स्किन होता है तो दूसरी विशेषता देखेंगे कि शरीर पर बाल है या नहीं, ठीक है। अगर बाल है तो कहेंगे वो लीजर्ड है, ठीक है, लीजर्ड प्रजाति में आ जाए, लीजर्ड वंश में आ जाए। लेकिन अगर बाल है तो वो दूसरी विशेषता देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसका मतलब कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने में दिखाती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका जिसको बोलते हैं मैनुअल, वह पुस्तक जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल्स में जानकारी होनी होती है, ठीक है, डिटेल्स में जिसका जानकारी होता है। मैनीग्राफ वह पुस्तक जिसमें एक विषय पर ही जानकारी हो, तथा सूत्री पत्र यानी कि जिसको कैटलॉग या फिर अन्य माध्यम होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो डेफिनेशन हुआ, मतलब यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, ये एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार का डिटेल डेफिनेशन है जो कि चाबी के संबंध में हेर्बेरियम में किस प्रकार से उसको कुंजी के तौर पर लगाया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है फ्लोरा। फ्लोरा जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा साधन होता है जिसमें हम किसी भी पौधों का आवास, है ना, किसी भी पौधों का आवास मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा जहां पास उसका आवास यानी कि घर है,
ठीक है, फॉरेस्ट, ये सब उसके लक्षणों पर हम जान सकते हैं। फ्लोरा में सभी पौधों का विस्तृत वर्णन होता है। फ्लोरा में सभी प्रकार के जो पौधा होता है उनका विस्तृत विवरण होता है फ्लोरा में। अब क्या है, देखो, अब हम लोग एक एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार का जो चैप्टर होता है एक प्रकार से आपका पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल तौर पर तैयार किया गया है, जो कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपका जो चैप्टर है बस यही तक था, है ना, मेनली यही तक था। आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। अंधोरे, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बट कोई नहीं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अंधेरों से लड़ने का जब्बा रखो, ठीक है। अंधेरों से लड़ने का जब्बा रखो, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, ठीक है। अंधेरों से लड़ने का जब्बा रखो, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। चल पड़े हो तो रुकना नहीं, क्योंकि हर ठोकर से इंसान हीरा होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सब कभी भी अगर अभी अगर आप आगे चल रहे हो तो रुकना नहीं कभी भी, है ना, किसी भी तरीके से, है ना। आप सब मार्ग से भटकना नहीं। आप अगर अभी बढ़ रहे हो, आप सब अगर नीट का या फिर किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आप क्लास 11th का ही मान लेते हैं, 11 12 में भी आपको अच्छे से, है ना, मार्क्स लाना है और आपको, है ना, कंपटीशन एग्जाम में, है ना, भाग लेना है और आपको एक अच्छे, है ना, अच्छे इंसान के रूप में बनना है। इस प्रकार से यह एक मोटिवेशनल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से अपना मेहनत और बेस्ट देते रहिए, है ना। हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। पूरे साल भर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। क्लास 10th एंड 9th वाले भी आप सभी को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्लास 10th और स्पेशली 9th वाले, ठीक है, उन सभी को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों को भी बता दीजिएगा कि क्लास 10th और 9th का अच्छे से प्रिपरेशन होता है इस एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन पर नहीं, मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रेफर नहीं करता, बल्कि यूट्यूब पर हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। हिंदी स्टडी विद एडी पर, ठीक है। अपने भाई बहनों को बोल दीजिएगा छोटे छोटे कि इस चैनल पर अच्छे से पढ़ाया जाता है हिंदी स्टडी विद एडी पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करते रहिए।